Good morning and welcome student in our today's lecture. We are going to start second part of our first chapter, Introduction to Business Ethics. So in first part we get well understand what is business ethics. Now our today's topic is various topics we are going to cover. That one is sources of business ethics. So, business ethics comes from which sources? So, here mentioned three sources: religion, culture, and law. Okay, so religion. Religion, we all well aware that हमारे religions में certain things has accepted, certain things are restricted, है ना? Religion according कि जो हमारे religion में accepted है, we say it is good, and जो restricted है तो that is bad, है ना? तो ऐसा हमारा ethics होता है. तो रिलीजन में कौन से अभी गुड एंड बैड है? तो you are from different religion, you are well aware that certain thing I share, then if possible you also share, means if you want, then suppose जैसे कि certain religion में eating meat है ना is bad thing, you're not allowed, you're restricted, and in certain religion there is no such regulation कि मीट नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, तो they can eat anything, right? then again meat related certain religion में कि हमें हमारे यहाँ फीमेल मीट नहीं खाती है तो मेल को ही अलाउड है, ऐसे भी सर्टन रिलीजन में क्या बोलेंगे नॉर्म्स होते हैं. देन इवन अगर हम शादी का देखेंगे, सर्टन रिलीजन में बस दूल्हा दुल्हन एक साथ आते हैं, वो जो फादर है जो भी रिचुअल्स है करेगा, हो गया शादी. सर्टन रिलीजन में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते भी नहीं है, दूसरा ही पर्सन आके बोलता है कि आपको ये शादी मंजूर है, देन एक्सेप्ट किया जाता है. फिर हम बोलेंगे नहीं, हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन साथ नहीं बैठते, दूल्हा एक प्लेस पे दुल्हन एक प्लेस पे, दूल्हा दुल्हन साथ में बैठना बुरा होता है या रॉन्ग थिंग है ना? तो ऐसे ही रिलीजन से ही जो भी नॉर्म्स है राइट एंड रॉन्ग वो आता है. एंड इसमें ये बोला गया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ दैट नॉर्म्स, रिलीजन में जो भी नॉर्म्स है, ज़रूरी नहीं कि हम सब हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जिस रिलीजन में बर्थ वी हैव टेकन बर्थ, तो हम उस रिलीजन की सब बातें या जो भी रेगुलेशन है तो वो सब मानते हैं. ये ज़रूरी है क्या बच्चों? आप आपके रिलीजन में जो बोला है वो सब मानते हो? देखो, जहाँ मीट अलाउड नहीं है तो भी सर्टन लोग वो खाते ही है ना. जहाँ लिकर अलाउड नहीं फिर भी हम खाते हैं. देन दूल्हा दुल्हन साथ में नहीं बैठना है शादी के टाइम पे, हम लव मैरिज कर लेते हैं, करते हैं ना? यस, ऐसा होता है स्टूडेंट. हम रिलीजन की पूरी बातें मानते हैं क्या? यस, इज इट ऑडिबल टू ऑल? सबको आवाज आ रहा है? यस स्टूडेंट. प्रतीक्षा. यस. तो देखो, या अगर हम ऑप्टिमिस्टिक है, ऑर्थोडॉक्स है, सॉरी ऑर्थोडॉक्स है, तो हमें कैसा है, हाँ रिलीजन में ऐसा बोला है ना, ऐसा ही करना है. रिलीजन में बोला है कि अगर आपको शादी, आपके घर में कुछ त्योहार है, फेस्टिवल है, तो आपको ये लाइव स्टॉक जो भी है तो उसका बलि देना है, तो हम उसको अच्छा मानेंगे. दूसरे रिलीजन में बोलेंगे नहीं, लाइव स्टॉक का बलि देना इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट हमारे रिलीजन में राइट बोला है तो हम लोग यस बोलेंगे उसको, राइट? तो जो ऑर्थोडॉक्स है उन पे रिलीजन का वो इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है. और जो अभी मॉडर्न लोग हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि इतना इफेक्ट या इतना रिलीजन से हमें
प्रभावित नहीं होना है, तो थोड़ी बातें मानना है, थोड़ा तो लाइटली लेते हैं, राइट। तो ये है रिलीजन। देन कल्चर, अगेन सेम कल्चर का भी, कल्चर में क्या है, हमारे वैल्यूज़ हैं, देन हमारा ट्रेडिशंस है ना, हमारे सर्टन बिलीफ्स है, मान्यताएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, एंड जो भी रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं वो सब हैं। तो वो कल्चर के जो भी नॉर्म्स है, वैल्यूज़, एटीट्यूड, ये सब जो है वो हम अपने ही कल्चर के जो हमारे ही कम्युनिटी के ग्रुप के जो लोग हैं उनसे हम वो सीखते हैं, वी आर लर्निंग फ्रॉम देम एंड ऑल्सो पास ऑन टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, राइट। तो कल्चर के जो गाइडलाइंस है वही अकॉर्डिंगली हमारा नेचर और बिहेवियर बनता है, क्योंकि हम बाय बर्थ से वो जो भी बोला गया है हमारे कल्चर में वो फॉलो करते आए हैं। ओके, तो कल्चर रिलेटेड कुछ शेयर करोगे बच्चों? यस, कि हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हमारे कम्युनिटी का ऐसा रूल है। यस बच्चों, डू एनीवन वांट टू शेयर समथिंग? यस भावेश, ऋतिक, यस। कल्चर आपको समझ में आया है बच्चों? यस, मोमिन मैरी लेफ्ट। हेलो ऋतिक, यस। तो जो भी हमारे फैमिली की, हमारे कम्युनिटी की, मोस्टली विलेजेस में कल्चर बहुत फॉलो किया जाता है, क्योंकि एक ही कम्युनिटी के लोग एक ही प्लेस पे रहते हैं ना। और सिटीज़ में कैसा है, एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, है ना। तमिल के लोगों में उनका कल्चर अलग रहेगा, महाराष्ट्र में अलग कल्चर रहता है, देन बंगाली में अलग कल्चर रहता है। तो कम्युनिटी रिलीजन अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं। नेक्स्ट है लॉ। तो लॉ से भी एथिक्स आ जाता है, कि जो लॉ या लीगल सिचुएशन है या लीगल क्या बोले सिस्टम है, कंट्री का जो लीगल सिस्टम है, तो वो हमें बता देता है कि क्या आपको फॉलो करना है, क्या आपको कंप्लाई करना है, और क्या आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो अगर जो बिजनेस करता है तो उनको बिजनेस रिलेटेड जो लॉ है वो कंप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है। तो यही कि आपको अगर बिजनेस रिलेटेड लॉ फॉलो, जो भी लॉ है, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, आप बिजनेस लॉ में पढ़ चुके हो, है ना। ये कंपटीशन एक्ट है, फेमा एक्ट है, ट्रेडमार्क है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो ये सब क्या करना है, कंप्लाई करना है। तो लॉ से आता है, लीगल सिस्टम से भी बिजनेस एथिक्स आता है। ओके, सो these आर द सोर्सेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। ओके, तो नेक्स्ट पीडीएफ है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट एथिक्स। तो कॉरपोरेट एथिक्स का कॉन्सेप्ट समझना है, कंपनीज ने कौन कौन सा एथिक्स अडॉप्ट करना है। ओके, इज अ फॉर्म ऑफ पेन, हाँ पेन, इज अ फॉर्म ऑफ, व्हाट हैपन, यस। हाँ, तो कॉरपोरेट एथिक्स क्या है? अप्लाइड एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स दैट एग्जामिन ethical principles and moral or ethical problems that arise in business environment। ओके, तो कॉर्पोरेट एथिक्स में क्या क्या है देखो। कॉर्पोरेट एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स, कि जो अप्लाई करना है, या प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनली जो अडॉप्ट किया है, दैट एग्जामिन्स एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मोरल्स, और एथिकल जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगे इन बिजनेस एनवायरनमेंट। सो दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एथिक्स। नाउ फीचर्स ऑफ
फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट एथिक्स। तो ये अभी हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स में देखे हैं, वही सब है, राइट। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर, कंसिडरेशन ऑफ सोसाइटीज इंटरेस्ट, तो ये सब हमने किस में देखे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। देन कॉरपोरेट एथिक्स में वही हमने जो देखा था कि स्टेक होल्डर्स के लिए जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR, उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है फ्रॉम द बिजनेस, तो दैट नीड टू फुलफिल, वो फुलफिल करना, दैट इज कॉरपोरेट एथिक्स। नाउ नेक्स्ट इज कोड ऑफ एथिक्स। ओके, ये बताओ कोड किसको बोलते हैं? यस स्टूडेंट, पेन भी रेड है, राइटिंग भी रेड है। यस, कोड किसको बोलते हैं? यस, यस स्टूडेंट, कोड किसको बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, परफेक्ट, राइट। ज्योति, अंसारी, मिराज, यस, रूल्स। तो एथिक्स के रूल्स, गाइडलाइंस के कौन कौन से एथिक्स फॉलो करना है ना, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन। भावे, सिस्टम इन विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, वेरी गुड। सोनम, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वेरी गुड, नाइस। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये किसने, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो इनका कोड ऑफ एथिक्स रिलेटेड डेफिनेशन है। द कोड ऑफ एथिक्स स्टेट्स द प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेक्टेशंस गवर्निंग, कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंडक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। ओके, तो इंटरनल ऑडिटिंग रिलेटेड है। इट डिस्क्राइब द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर कंडक्ट and behavioral expectations rather than specific activities। ओके, तो ये इंटरनल ऑडिटर्स का है, इसीलिए यहाँ पे ऑडिट रिलेटेड दिया है। तो प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेक्टेशंस इसमें है, गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल का बिहेवियर रिलेटेड रहेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर के, तो इंटरनल ऑडिट करते समय। देन इट डिस्क्राइब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होने चाहिए रादर देन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। ओके, देन टाइप्स ऑफ कोड्स, कोड्स के टाइप्स क्या है देखो, कॉम्प्लायंस बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड कोड्स। तो ये कॉरपोरेट एथिक्स से रिलेटेड है ना। तो कॉम्प्लायंस बेस्ड मीन्स कॉम्प्लाई करना है, ऑर्गेनाइजेशन में सर्टन रेगुलेशन कॉम्प्लाई करना है, दैट इज कॉम्प्लाई बेस्ड। एंड कॉम्प्लाई अगर नहीं किया जाता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है, then certain penalties will be imposed, that is called compliant based code of ethics। okay, और दूसरा है वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स, मतलब सर्टन वैल्यूज हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है। अभी वैल्यू तो यस्टरडे हमने बोला कि स्पीकिंग ट्रूथ, रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये सब या फिर ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये क्या है, वैल्यूज़ है। कमिटमेंट, तो डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये हमें व्हाइल परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी है ना, तो जैसे कि एम्प्लॉयज़ को वो करना है। देन टॉप मैनेजमेंट है, तो उनमें उनके लिए क्या रहेगा, डिसिप्लिन। ऐसे सर्टन वैल्यू हर स्टेक होल्डर्स के लिए प्रॉपर उसका कोड बनाया जाता है, दैट इज वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स। जैसे कि अगर हमने वैल्यू ये किया कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट ही कस्टमर को देना है, राइट, तो ये हमारा वैल्यू है। तो अगर हमने क्वालिटी प्रोडक्ट ही बोला है, तो सपोज क्वालिटी प्रोडक्ट करने के लिए में भी हमारे पास रॉ मटेरियल जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है वो कम रहेगा, तो पॉसिबली है कि उसकी वजह से हमें लो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और लो प्रोडक्शन हुआ तो मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगा।
फिर भी हमें किसको इम्पोर्टेंस देना है, मतलब ये सब उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि हम अगर क्वालिटी ही करते बट अभी शॉर्टेज है तो फिर क्वालिटी से मतलब दूसरा ऑप्शन हमें लाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपने जो वैल्यू अडॉप्ट किया है तो वही वैल्यू फॉर एवर कंटिन्यू करना है। दैट इज वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स। तो समझ में आया आपको? compliance based and value based। yes। ओके। तो अभी हमने बोला कि वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ कॉम्प्लायंस बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स। तो उसमें क्या है कि हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाता है, राइट? कि कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, कौन से वैल्यू फॉलो करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कोड ऑफ एथिक्स जो है वो डेवलप करना हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएंगे ना, मतलब डेवलप करेंगे। तो उसके गाइडलाइंस क्या है? ठीक है, तो देखो ये सारे गाइडलाइंस है। राइटिंग भी रेड हो गया है, मेरा पेन भी रेड हो गया है ना, ऐसा हो गया है। हाँ, ग्रीन लेते हैं। ओके। तो क्या है, देखो यहाँ पे कस्टमाइज यूर कोड। कोड कस्टमाइज करो। कस्टमाइज मीन्स व्हाट? यस स्टूडेंट, कोड कस्टमाइज करो। कस्टमाइज किसको बोलते हैं? यस, एज पर आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? जो भी आपको कोड बनाना है एथिक्स के लिए तो आप आपके ही ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक बनाओ। आप दूसरे का कोड देख के आते हो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का देखते हो, और ऐसा नहीं कि वही हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में। अपने ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अकॉर्डिंग हमें कोड बनाना है। इट इज कॉल्ड कस्टमाइज। दूसरा है इन्वॉल्व एम्प्लॉयज। तो कोड बनाते समय आपको ऑब्वियसली सबके लिए रहेगा वो, तो आप एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करो। आपके स्टेक होल्डर जो भी है, स्टेक होल्डर्स तो आपको मालूम है, डीलर्स है, सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, तो उन शेयर होल्डर्स है, तो उनसे भी कंसल्ट करो। ओके, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करो, स्टेक होल्डर से कंसल्ट करो। देन आउटसोर्स करो। आप किसी को बोल सकते हो कि हमारे कंपनी के लिए अच्छा कोड ऑफ एथिक्स बना के दो, बेस्ट, तो आउटसोर्स करो। देन कंसीडर गुड एग्जाम्पल। गुड एग्जाम्पल कौन सा? जो किसी कंपनी का कोड बना हुआ है ना, तो आपको लगता है ना हाँ इन्होंने कितना बेस्ट कोड बनाया है, तो ऐसा कुछ गुड एग्जाम्पल कंसीडर करो। और फिर उसको सामने रख के आप अपने कंपनी के लिए भी अपने कंपनी स्पेसिफिक कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करना है। देन क्लैरिटी ऑन स्कोप। अभी स्कोप क्या है कि वो कोड जो बनाए हैं तो किसके लिए कौन सा कोड है, किसने वो फॉलो करना चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ही है क्या, टॉप मैनेजमेंट के लिए नहीं है क्या, ऐसा जो भी स्कोप है तो उसका क्लैरिफाई होना चाहिए। और वो कोड सुपरवाइज कौन करेगा उसका भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। देन स्पेसिफिक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है? तो इम्प्लीमेंटेशन में यही कि जो भी कोड बनाए गए हैं ऑब्वियसली तो सबके लिए रहेंगे, एम्प्लॉयज़ के लिए रहेंगे, स्टेक होल्डर्स के लिए रहेंगे, है ना? तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इनको कोड कम्युनिकेट करो, और टॉप मैनेजमेंट को भी रहेंगे तो कोड कम्युनिकेट करना है। और फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है। तो ऐसा करके इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो प्लान वो, तो फिर कौन इम्प्लीमेंट करेगा ऐसा। देन प्लान फॉर एजुकेशन, तो उनके ट्रेनिंग के लिए भी प्लानिंग करो, उनको कम्युनिकेशन के लिए प्लानिंग करो। देन क्लियर अबाउट एनफोर्समेंट। तो वो एनफोर्स करना है, जो भी हमने कोड बनाया है तो एनफोर्स करना है। तो एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट वर्ड आपने अगेन बिजनेस लॉ में सीखा है ना? तो एनफोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है? लीगल एक्शन। तो लीगल एक्शन कब लेना होता है? यस,
लीगल एक्शन मीन्स ऐसा नहीं, अभी देखो कंपनी का कोड ऑफ एथिक्स है, तो ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाके कंप्लेन करना है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना है। लीगल एक्शन लेना है तो अपने हायर अथॉरिटी होते हैं उनके यहाँ पे कंप्लेन किया जाता है। और एक्शन क्या होता है कि उनको पेनाल्टीज, अगर कोई कोड फॉलो नहीं करता है, इफ एनी एम्प्लॉय फेल टू फॉलो द follow any code or what fail to adopt the code, then he should fine or penalty should impose on him. It is called, yes, क्या बोलेंगे उसको, enforcement. And ये revise the code. Revise करना means what? Yes, जो भी देखो, एक बार कोड बना दिया, देन एनवायरनमेंट जो है वो चेंजेस होते रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नेशनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो देन सर्टन मॉडर्नाइजेशन भी आ जाता है। तो अकॉर्डिंगली फिर कोड रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, अपडेट करने की ज़रूरत होती है। इट इज़ कॉल्ड रिवाइज द कोड. So these are the various guidelines regarding developing the code. Yes, any doubt in this? Shall we move further? So this is next topic, ethics management program. Okay. तो एथिक्स अगर मैनेज करना है तो इसमें क्या क्या मैनेज करना है, देखो। एथिक्स मैनेजमेंट मीन्स हमने जो भी कोड बनाए हैं एथिक्स रिलेटेड, तो उसको मैनेज कैसे करना है। तो उसमें पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर है, एजुकेशन देना पड़ता है, अभी हमने देखा प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, और वो प्रॉपर कंप्लायंस के लिए उसको ट्रेनिंग देना है। प्रॉपर कंप्लायंस मीन्स वही, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड व्हाट रिसोर्सेस आर अवेलेबल विद देम टू फुलफिल देयर जो भी ऑब्लिगेशंस है उसके लिए, तो अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग देना है। ओके, दैट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स। ओके, तो इसमें देखो सर्टन पॉइंट्स दिए हैं, एलिमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो अगर एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है उसमें है कि विजन स्टेटमेंट। तो विजन, यस, विजन कौन फ्रेम करता है? यस, हमने एसएम में देखा है विजन स्टेटमेंट। यस स्टूडेंट, विजन कौन फ्रेम करता है? top level management. And vision statement is that what company has to achieve in future, or what company expect to be in future. future में क्या बनना चाहती है कंपनी का, क्या स्टेट होगा, राइट, दैट इज द विजन स्टेटमेंट। तो ये जो विजन स्टेटमेंट है, तो कंपनी अगर कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, या जो भी फ्यूचर में सिचुएशन अचीव करना चाहती है, दैट इज द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो विजन जो है वो जो गोल अचीव करना है, आफ्टर सर्टन पीरियड हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए अभी से ही, स्टार्टिंग से ही, करंट पीरियड से ही कंपनी को ऐसे ही डिसीजंस या एक्टिविटीज़ करना है कि जो आफ्टर सम पीरियड हमें विजन अचीव करने तक ले चलेंगे, राइट स्टूडेंट। तो विजन जो है, विजन स्टेटमेंट जो है, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द डिसीजन मेकर्स टू टेक डिसीजन इन दैट फॉर्मेट, कि वो गोल अचीव हो ऐसे ही आपको डिसीजन लेना है। ओके, तो एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर्स को गाइडलाइंस विजन स्टेटमेंट से मिलते हैं।
देन नेक्स्ट है वैल्यू स्टेटमेंट। ओके, तो वैल्यू क्या है कि वही आपका, आप एज एन एम्प्लॉय हो, ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे, तो एज एन एम्प्लॉय आप में क्या वैल्यू होना चाहिए। ओके, और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो यही वैल्यू कि आपको ऑनेस्टी होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। दैट इज़ द वैल्यू स्टेटमेंट। पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, मैनेजर का बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कोड ऑफ एथिक्स। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाएगा और उसमें मेंशन किया जाएगा कि एम्प्लॉयज़ ने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ से क्या एक्सपेक्टेड है एंड उसको क्या करना चाहिए। ओके, तो ये कोड ऑफ एथिक्स में मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड रिवार्ड। अभी मेजरमेंट किसका, वही कि जो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो कर रहा है मेजर किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उसको रिवार्ड। ऑब्वियसली अगर हमें हमारे गुड बिहेवियर के लिए रिवार्ड मिलता है, हमारे पंक्चुअलिटी के लिए हम पंक्चुअल है, हमने एक भी दिन हॉलीडे नहीं, लीव नहीं लिया है, तो हमारा परफॉर्मेंस मेज़र किया जाएगा हमारे बिहेवियर का और हमें रिवार्ड दिया जाएगा। स्कूल में भी देते हैं ना। यस बच्चों, अगर हम एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं, डेली जाते हैं, होमवर्क टाइमली करते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्कूल में भी रिवार्ड देते हैं। यस, और नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर दूसरा बच्चा भी सोचता है कि मुझे भी इसके जैसा बनना है। ऐसा होता है क्या नहीं? यस स्टूडेंट। यस, तो आप लोगों में से किसको किसको रिवार्ड मिला है? यस, कोई रेगुलर था बच्चा जो अभी बीएनएन में एमकॉम कर रहा है? ओके, तो देखो मेजर किया जाएगा कि कौन एथिक्स फॉलो कर रहा है। यस ऋतिक, वेरी गुड। काजल, वाओ, बहुत सारे बच्चे, नाइस नाइस, इसीलिए एमकॉम तक पहुंच गए है ना। वेरी गुड। तो जो एथिक्स फॉलो करेगा, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करेगा एम्प्लॉई, मेजर किया जाएगा, तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। और जो फॉलो नहीं करता है उसको उसको क्या करना चाहिए? यस, जॉब से निकालना चाहिए। जो एब्सेंट बच्चे रहते हैं उनको स्कूल से निकालते हैं क्या? नहीं, तो उनको कुछ क्या बोलेंगे, पनिशमेंट होता है कि एग्जाम अलाउ नहीं करेंगे, कुछ होमवर्क एक्स्ट्रा देंगे, ऐसा पनिशमेंट करते हैं ना, राइट ऋतिक? तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्टन काइंड का पनिशमेंट या पेनाल्टी होना चाहिए। अगर नॉन कॉम्प्लायंस के लिए पेनाल्टी रहेगा तो बाकी लोग यही देखेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करे और रिवार्ड ले। ओके, देन नेक्स्ट है एथिक्स ऑफिसर। ओके, तो देखो ये एथिक्स ऑफिसर है, तो इसका काम यही है, भी नाम ही एथिक्स। तो जो भी ये सब मेजरमेंट एंड रिवार्ड ये सब उसको देखना है कि कौन एथिक्स फॉलो कर रहा है और कौन हु फेल्स टू फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स, तो ये उसको सुपरवाइज करेगा, देन मॉनिटर करेगा। देन ये जो एजुकेशन है ना, हाँ, एजुकेशन ट्रेनिंग ये उनको प्रोवाइड करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एथिक्स ऑफिसर की। ओके, देन ये एथिक्स कमिटी। अभी एथिक्स कमिटी जो है वो एथिक्स ऑफिसर का वर्क जो है, फंक्शनिंग जो है, वो ओवरसी करेगी। ठीक, एथिक्स ऑफिसर को जो भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है वो प्रॉपर कर रहा है या नहीं, उसका सुपरविजन या ओवरसी एथिक्स कमिटी करती है। ओके, और एथिक्स कमिटी यही की फाइनल इंटरप्रेटर है इन
ये जो एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम है ना पूरा, तो इसका फाइनल इंटरप्रेटर है एथिक्स कमिटी। या फिर हम बोलेंगे हायर अथॉरिटी एथिक्स कमिटी है, उनके अंडर काम करते हैं एथिक्स ऑफिसर। और एथिक्स ऑफिसर का काम है कि ये जो एथिक्स फॉलो हो रहा है तो उसको प्रॉपर उसका मेजरमेंट करो, रिवार्ड करो, पनिशमेंट करो, और उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। ओके, ये है एथिक्स कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। तो कम्युनिकेशन, अगेन वही कम्युनिकेशन करना मीन्स एजुकेशन देना। बट कम्युनिकेशन टू वे होता है कि हमने मैसेज दे दिया और सामने वाले जिसको मैसेज दिया है उसको समझ में आना चाहिए व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ऐसा सुना, हमने सुना ऐसा नहीं होता है कि हाँ उन्होंने जो बोला हमने सुना, बट आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है ये अगर आपको पता चला, इट मीन्स दैट देयर इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। यू गेट द थिंग्स व्हाट द अपोनेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, राइट? तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन में एम्प्लॉयज़ को या जिसको भी वो कोड समझाया गया है, कोड ऑफ एथिक्स, ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम and what resources are available with him to fulfill that code of ethics। वो अगर हमें फॉलो करना है तो अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज भी होने चाहिए ना, तो वो सब उसको कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए। देन एथिक्स ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग करना है कि कैसे वो सब फॉलो करना है, उसका ट्रेनिंग भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा। एथिक्स फॉलो करना कैसे पॉसिबल है, अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ओके, तो वो गाइडलाइन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है, और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो फिर पेनल्टीज इम्पोज होगा, ये भी उनको एजुकेशन दिया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है एथिक्स हेल्पलाइन। ओके, तो अभी आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि फॉलो करना है, नॉन कंप्लायंस से पेनल्टीज इम्पोज होता है। तो जो नॉन कंप्लाई करेगा तो फिर उसको कहीं पे तो उसका कंप्लेंट होना चाहिए, तो ये हेल्पलाइन है, यहाँ पे उसका कंप्लेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। अगेन वही जो नॉन कंप्लाइज कर रहा है तो उसको मॉनिटर करना है एंड उसको ट्रैक करना है, और अकॉर्डिंगली उसको पेनल्टी इम्पोज करना है। ओके, देन नेक्स्ट है पीरियोडिक इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन करना है सर्टेन पीरियड के बाद। देन नेक्स्ट है एथिकल लीडरशिप। तो एथिकल लीडरशिप वही कि लीडरशिप कैसी होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। जो भी लीडर को हम ऑब्वियसली मैनेजर बोलते हैं, तो वो भी ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड जो भी लीडर है तो उन्होंने वही कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिसीजन ले, जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करे, तो उसका एम वही होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी विजन है तो वो अचीव करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ है, डिसीजंस है, वो लेना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम एलिमेंट। एथिक्स कमिटी, एथिक्स कमिटी, तो एथिक्स कमिटी क्या है देखो, अ कंपनी एट इट्स ओन डिस्क्रिएशन, हाँ ओन डिस्क्रिएशन constitute ethics committee। own discretion means voluntarily for implementation of code of ethics। Given the importance of business ethics, it is advisable that ethics committee should be constituted with
independent non-executive directors to ensure employees compliance। तो एम्प्लॉयज ने अगर कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना चाहिए तो यही बोला है कि कंपनी क्या करती है, फिर अपना एथिक्स कमेटी एस्टैब्लिश करती है और उसका जो डायरेक्टर रहेगा वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन होना चाहिए, उसको डायरेक्टर अपॉइंट करो। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए मीन्स व्हाट, कंपनी में उसका कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में पढ़ा है। तो डायरेक्टर्स कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन, उसको ही हम एथिक्स कमेटी के डायरेक्टर पे अपॉइंट करेंगे। तो क्या अगर डायरेक्टर का कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट कंपनी में नहीं है तो वही वो एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी कोड ऑफ एथिक्स करेगा तो उसका प्रॉपर मेजरमेंट भी होगा और नॉन कॉम्प्लायंस के लिए पेनाल्टी भी इम्पोज करेगा। ओके। तो जो ये जो एथिक्स कमिटी है ना, तो इसको डिफरेंट नाम कंपनी अपने अपने ये डिस्क्रिशनरी कमिटी है ना, तो कंपनी जब एस्टेब्लिश करती है with any name like CS committee, corporate sorry CR committee, corporate responsibility committee, then CSR committee, corporate social responsibility committee, या फिर business principles committee, या फिर रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, या फिर हाउ डू वी बिजनेस कमेटी, ऐसे कौन से भी नाम से वो कमेटी एस्टैब्लिश करती है। और वो कमेटी का मेन एम यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ एथिक्स कंप्लाई किया जाए फ्रॉम मैनेजर से लेकर एम्प्लॉई तक। ओके। तो अभी देखना है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एथिक्स कमिटी। एथिक्स कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ऑब्वियसली एथिक्स कमिटी की यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कोड ऑफ एथिक्स। तो उनका फर्स्ट पहले तो एथिक्स के कोड बनाने पड़ेंगे, राइट। और कोड कैसे डेवलप करना है अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक प्रीवियस टॉपिक में देखा था। तो कोड ऑफ एथिक्स में क्या है देखो कि ये जो कमिटी बनेगा, ये दे शुड फ्रेम कोड ऑफ एथिक्स, उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स फ्रेम करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ ने जो जो जैसा बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंगली फिर कोड ऑफ एथिक्स फ्रेम करना चाहिए। ओके। और वो जो है पूरे नॉट ओनली एम्प्लॉयज़, इट इज़ फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स को एथिक्स फॉलो क्यों करना है। तो देखो स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेट कनेक्टेड विद द कंपनी, है ना। तो अगर उनको कंपनी से कुछ डील करना है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट करना, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो उनको सर्टन एथिक्स फॉलो करेंगे, जो वो फॉलो करना चाहिए जो कंपनी ने एस्टेब्लिश किए हैं। हियर इट इज़ कोड ऑफ एथिक्स। तो कमिटी का काम है कि वो एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स फ्रेम करेंगे, देन ट्रेनिंग देंगे एथिकल वैल्यूज़ रिलेटेड, देन कम्युनिकेशन करेंगे, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। उसके लिए रिपोर्टिंग कहाँ पे होता है, हेल्पलाइन बनाते हैं वो लोग, तो हेल्पलाइन में नॉन कॉम्प्लायंस रिलेटेड रिपोर्टिंग किया जाता है टू इम्पोज पेनाल्टी। देन असेसमेंट ऑफ रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट बनाया गया है तो रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स या फिर किसी एम्प्लॉयज़ पे जो भी एलिगेशन है रिगार्डिंग मिसकंडक्ट, तो वो सब असेसमेंट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली फिर पेनाल्टीज इम्पोज किया जाता है। ओके। देन नेक्स्ट है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो इसमें यही की परफॉर्मेंस की बेस्ट परफॉर्मेंस जो आ रहा है बिजनेस, देखो इसमें क्या लिखा है, इट एस्टेब्लिश एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ एंड अपडेटिंग एथिक्स एंड रिलेटेड पॉलिसीज एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कौन सा कौन सा परफॉर्मेंस या कौन से की बेस्ट प्रूव हुआ है,
इन अचीविंग सक्सेस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे कोड बनाए गए ना, तो कौन सा कोड बेस्ट है जिसकी वजह से हमारा कंपनी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है, तो वो इंडिकेटर बनाया जाएगा, इंडेक्स बनाया जाएगा, और जो भी कोड ऑफ एथिक्स है उनको रेटिंग दिया जाएगा, और जो कौन सा एथिक्स बेस्ट है वो उसमें सिलेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। देन लाइसेंस विथ स्टेक होल्डर्स। तो जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, तो एथिक्स कमेटी उनके साथ लाइसेंस मतलब उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, जैसे कि कस्टमर है, डीलर है, एम्प्लॉयज़ है, तो इनके साथ कांटेक्ट करके उनको ये जो कम्युनिकेशन करना है कि आप हमारे साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स जो भी अगर आप हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो तो आपका रॉ मटेरियल इसी क्वालिटी का होना चाहिए, राइट। देन आप हमारे प्रोडक्ट मार्केट में ले सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेल करने के लिए जाते हो, तो ये जो प्राइस हमने बोला है इससे हाई प्राइस नहीं होना चाहिए, या फिर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड रहेगा कि हमने बोला है कि हमारे एडवर्टाइज प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी ट्रू एंड फेयर पिक्चर, कोई एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे एग्जागरेशन नहीं होना चाहिए। तो जो भी है आपको स्टेक होल्डर्स के साथ लाइसेंस करना है। देन नेक्स्ट है ड्यू डिलीजेंस। तो जो भी है इट एंश्योर्स ड्यू डिलीजेंस रिलेटिंग टू एथिक्स प्रायर टू मर्जर, टेक ओवर, अंडरटेकिंग न्यू प्रोडक्ट। हाँ, फिर तो जो भी कंपनी अपने एक्टिविटीज़ या फिर जो भी एक्सपांशन के लिए जो भी कंपनी वेज अडॉप्ट कर रही है, जैसे कि मर्जर है, टेक ओवर है, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी है अपना एथिक्स रिलेटेड एथिकली ही ये सब प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है। मीन्स मर्जर करना भी कंपनी का प्रोजेक्ट ही है। कोई कंपनी टेक ओवर करना चाहते हैं तो एथिक्स फॉलो करो। आप किसी पे प्रेशराइज करके या किसी को क्या बोलेंगे उसको थ्रेट क्रिएट करके, या फिर मार्केट में मोनोपोली का सिचुएशन करके, ऐसा करके आपको मर्जर या टेक ओवर नहीं करना है। हम पर्पजली मोनोपोली सिचुएशन करके लो प्राइस में प्रोडक्ट लाके दूसरा बिजनेस को हम लॉस में ला सकते हैं, देन उनको मर्जर कर सकते हैं, राइट। तो जो भी प्रोजेक्ट करते हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो तो ब्राइब दे के नहीं लेना है आपको। जो भी है आपके जो भी आपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने जो प्राइस मेंशन किया है या जो भी आपका क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। तो ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए कि अपने एथिक्स फॉलो करने के लिए। देन नेक्स्ट है सीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन आपको इफ़ेक्टिव वर्क करने के लिए या क्या एथिक्स फॉलो करने के लिए, जो भी देखो हमें कम्युनिकेशन में क्या बोला कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है एंड व्हाट रिसोर्सेस आर अवेलेबल। तो आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप उसको गैदर करना है। दैट इज कॉल्ड सीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। It has the authority to seek any information which require in order to carry out works effectively। effectively work करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कलेक्ट करना। देन क्रिएटिंग कंडक्टिव एनवायरमेंट। तो एम्प्लॉयज़ ने कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट ज़रूरी है, कंडक्टिव एनवायरनमेंट, फेवरेबल एनवायरनमेंट ज़रूरी है, तो वो क्रिएट करना ये किसका काम है? एथिक्स कमेटी का काम है। तभी एम्प्लॉयज़ जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर सकेंगे। सपोज़ हम बोलते हैं कि सब डीलर्स ने
जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेंगे तो उन्होंने उस प्राइस के अबाव नहीं सेल करना है, बट उसके लिए कंपनी ने भी डीलर को प्रॉपर कमीशन या उसका जो भी मार्जिन है वो अगर उसको प्रॉपर मिलता है तो फिर वो बाहर क्यों हाई प्राइस से सेल करेगा। जैसे कि हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक कंपनी है ना, तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि सेलर या रिटेलर ने एमआरपी से एक्स्ट्रा पैसा कस्टमर से चार्ज नहीं करना है। तो इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी क्या करती है, अपने फ्रीज उनको देती है ना। आपको मालूम है ना सब, आपके एरिया में जो भी से रिटेलर है जो कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं तो उनके पास कंपनी के फ्रिज है, देखो बच्चों, राइट। तो वो कोल्ड करने के लिए उनको डिवाइस दे रही है ना, इंस्ट्रूमेंट दे रही है। और मे बी जो भी वो लोग उनको मार्जिन देते होंगे तो उसमें उन्होंने मेंशन किया होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्सपेंस है, राइट। और फिर एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि एमआरपी से ज़्यादा प्राइस पे सेल नहीं करना है। बट अपने रिटेलर फॉलो करते हैं क्या? यस बच्चों, रिटेलर फॉलो करते हैं क्या? ये कंपनी ने जो भी एथिक्स बनाया है कि कस्टमर को ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करना है, कोई मैक्सिमम प्राइस उन्होंने बता दिया है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, तो रिटेलर फॉलो करते हैं? यस, नो, राइट। तो देखो कंपनी, अगर कोई कस्टमर, लिसन, कस्टमर अगर उस रिटेलर रिलेटेड कंप्लेंट कंपनी तक के वेबसाइट में करेगा तो पॉसिबल है कि कंपनी उनके साथ डीलिंग करना बंद करेगी, राइट। इवन हम अपना गैस बुकिंग भी करते हैं तो उसमें भी वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो क्या बोलता है कि आपको वो जो शेगड़ी है वो भी लेना है तभी आपको सिलेंडर का बुकिंग मिलेगा। तो अगर हम कंपनी का पॉलिसी देखेंगे तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, डायरेक्टली बोला है कि आपको सिर्फ सिलेंडर ही बुक करना है। और वो जो शेगड़ी है तो वो अगर कोई आपको कंपलसरी बेचना चाहता है तो आप उससे रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हो। तो ऐसा कंपनी का पॉलिसी होता है। तो क्रिएटिंग कंडक्टिव एनवायरनमेंट, तो कंडक्टिव मीन्स वही इन द इंटरेस्ट ऑफ फॉलोवर ऑफ एथिक्स, एथिक्स को जो कॉम्प्लाई करने को जिनको बोला है उनके लिए कंडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एंड देन नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स कमिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रेजेंटिंग एंड प्रमोटिंग एथिक्स पॉलिसीज इन द एरियाज ऑफ फ्री कंपटीशन, एंटी करप्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो एथिक्स कमेटी को ही देखना है कि एथिक्स कैसे फ्रीली लोग फॉलो करें। सो these are various responsibilities of ethics committee. Now next topic, various वेरियस अप्रोचेस टू बिजनेस एथिक्स। देखो एथिक्स तो फॉलो करना है हमने, एथिक्स तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एथिक्स किसको बोलते हैं, गुड बिहेवियर को एथिक्स बोलते हैं, है ना। बैटरी रनिंग लो, वेटर टू डू चार्जिंग। तो एथिक्स अगर फॉलो करना है तो उसमें वेरियस अप्रोचेस है, बहुत सारे थियरीज, नए नए थियरीज है उससे रिलेटेड। तो उसमें क्या क्या बोला गया है देखो, वेरियस एथिकल थियरीज है, अप्रोचेस है। और ये फिलोसॉफिकल थियरीज है, तो जो फिलोसोफर है उन्होंने ये थियरीज बनाए हैं। तो उसमें से एक है डियोंटोलॉजिकल थियरीज। डियोंटोलॉजिकल थियरीज ये जो है वो इम्यूनल कांत,
उन्होंने डेवलप किया है। ये मोरल थियरी है और ये डेवलप देखो 1788 1788 का ये थियरी है। तो डियोन मतलब ड्यूटी, तो ये ड्यूटी बेस्ड थियरी है। तो इसमें एम्फेसिस किसको दिया है? ड्यूटी को। आपको ड्यूटी करना है, आपको ये नहीं देखना है कि आपकी ड्यूटी से किसी को अफेक्ट होगा या किसी का बुरा हो सकता है। आपको सिर्फ ड्यूटी, जो ड्यूटी बोला है वो आपको करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर एंड पेशेंट, ओके। तो डॉक्टर का ड्यूटी पेशेंट के लिए क्या होता है बच्चों? यस, डॉक्टर का पेशेंट के लिए क्या ड्यूटी है? ये स्टूडेंट, डॉक्टर ने पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए? उसको इंजेक्शन देके मार देना चाहिए। यस दीक्षा, पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसा? यस, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए पेशेंट के लिए? ये उसका ड्यूटी है। यस भावेश, उसका, यस प्रेरणा, उसका ड्यूटी भी है और उसका लाइफ सेव होने के लिए। यस ऐश्वर्या, ऋतिक, तो ये ड्यूटी है डॉक्टर का कि वो पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट करे और उसका लाइफ सेव करे। वेरी गुड, हाँ, नाइस आंसर। अगर वो पेशेंट सपोज अभी क्रिमिनल है, वो पेशेंट क्रिमिनल है, तो डॉक्टर, आज उसने 2-3 मर्डर किए हैं, है ना? तो डॉक्टर अगर सोचेगा मैं इसकी लाइफ अगर सेव करूंगा तो वो बाहर जाके और 4 लोगों का मर्डर करेगा। हो सकता है ना, वो बच गया तो और 4 लोगों को मारेगा। यस बच्चों, ऐसा हो सकता है। यस सोनल, प्रेरणा, यस। तो अगर ऐसा क्रिमिनल पेशेंट को डॉक्टर ने बचाया तो वो और भी मर्डर करेगा और 2-4 लोगों को मारेगा। लेकिन डॉक्टर को ऐसा नहीं सोचना है। डॉक्टर को सिर्फ ड्यूटी देखना है कि बस अभी उसकी जान बचाना है, ये उसका ड्यूटी है। उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं देखना है कि अगर वो उसकी जान बच गई तो क्या हो जाएगा, ये नहीं देखना है। देन अगर किसी ने मर्डर होते हुए देखा है, राइट, तो उसने कोर्ट में यही अपना बयान देना है कि मैंने इसका, जो भी वहाँ पे एक्यूज रहेगा, तो उसने मर्डर किया है और मैंने वो देखा है, राइट। ये करना चाहिए ना उसने। तो वो जो मतलब उसने ट्रूथ बोलना चाहिए, उसका ड्यूटी क्या है? ट्रूथ बोलना, ट्रूथ बोलना चाहिए। बट अगर वो सोचेगा कि ये इसको मेरे सच बोलने से ये जो क्रिमिनल है उसका सपोज उसको हैंग टिल डेथ हो जाएगा या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाएगा, तो उसके बीबी बच्चों का क्या होगा, उसके फैमिली का क्या होगा, ऐसा सोचेगा क्या वो? यस, ऐसा सोचना चाहिए। नो, तो उसने अपना, यस ज्योति सोनल, उसने अपना ड्यूटी करना चाहिए कि उसने जो भी देखा है वो टाइम पे उसने सच बोलना चाहिए। उसके सच बोलने से उसकी फैमिली जो है वो रास्ते पे आ जाएगी, ये नहीं सोचना है। दैट इज डियोंटोलॉजी, कि जो भी है आपको आपको ड्यूटी बेस रहना है। जैसे कि हम रेलवे का देखते हैं, रेलवे का जो वो मालूम है ना आपको, सिग्नल देने वाला है, तो उसका काम क्या है? वो देखता है रेलवे नहीं आई है तो वो सिग्नल देता है, राइट। बट सपोज उसने ऐसे सपोज ऐसा रूट है कि ट्रेन को अभी मोड़ना है, राइट, बट उसने देखा कि जहाँ पे ट्रेन को मोड़ लेना है वहाँ पे वो सिग्नल देगा, देना चाहिए उसने, राइट। बट वहाँ पे 5 to 6 लोग खड़े हुए हैं उस
क्या बोलेंगे, रेलवे का रूट होता है ना उस पे। तो इसका काम क्या है, बस ट्रेन को वहाँ पे मोड़ना, टर्न लेना के लिए सिग्नल देना, राइट। बट उसको मालूम है अभी ट्रेन अगर सिग्नल लेती है तो फिर वहाँ पे 5-6 लोग खड़े हैं, वो लोग मर जाएंगे, राइट, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसने अगर ट्रेन को इमीडिएटली स्टॉप करने को बोलेगा वो, राइट, तो अंदर के जो लोग हैं उनके लाइफ को खतरा हो सकता है, बराबर। तो उसने ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे वो 4-5 लोगों की जान बचानी चाहिए, नहीं, उसका जो ड्यूटी है कि अभी वो लीवर दबा के ट्रेन का जो भी रूट है वो ओपन करके देना है। तो वो अपना ड्यूटी को ही फोकस करना चाहिए, उसने ये नहीं देखना चाहिए कि मैं अभी ये लीवर नहीं दबाऊंगा तो ट्रेन यही रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी, तो वो लोग बच जाएंगे। तो उसको क्या देखना है, सिर्फ अपना ड्यूटी को फोकस करना है, उसकी वजह से क्या किसी का नुकसान होगा, किसी का डेथ होगा, ये नहीं सोचना है। दिस इज डिओंटोलॉजिकल थियरी। समझ में आया डिओंटोलॉजिकल थियरी? यस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्शंस आर जज, मतलब आपकी वजह से किसी को फांसी हो गया, आपकी वजह से कोई क्रिमिनल जिंदा है, अभी वो और लोगों को मारेगा, ये नहीं कि आपने बुरा किया, ऐसा कोई बोलेगा ना, राइट। तो आपके जो एक्शंस है, आपकी जो ड्यूटी है, आर जज एज एथिकल और अनएथिकल बेस्ड ऑन ड्यूटी। तो एथिकल है या अनएथिकल है, ये आपके ड्यूटी पे बेस रहेगा। आपका ड्यूटी था ना, वही आपने किया ना, तो बस, तो वो आप एथिकल ही है ऐसा ही बोला जाएगा। उसकी वजह से कुछ बुरा हुआ है तो वो अनएथिकल है ऐसा नहीं माना जाएगा। तो आपके ड्यूटी पे आपका एक्शन जज करना, दिस इज डिओंटोलॉजिकल थियरी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है देखो, गोल्डन रूल है, उस पे वो बेस है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन का गोल्डन रूल है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। दूसरे के लिए ऐसा ही ड्यूटी करो जो आप अपने लिए कर सकते हो, करते हो। क्लियर? दिस इज डिओंटोलॉजिकल थियरी। एक्शन को जज करके आपको एथिकल या अनएथिकल ये बोला जाएगा, आपका बिहेवियर एथिकल है या अनएथिकल है। तो एक्शन कैसा होना चाहिए आपका, ड्यूटी बेस होना चाहिए। देन यहाँ पे देखो टेलियोलॉजिकल, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस देखा जाता है, आपने जो भी किया है उसका कॉन्सिक्वेंस, कि आपने क्रिमिनल की लाइफ बचाया है मतलब आपने अनएथिकल काम किया है। समझ में आया? यही इससे रिलेटेड, आपने कोर्ट में सच बोला है, जो भी बोला उसकी वजह से उसकी जो फैमिली थी पूरी वो बर्बाद हो गई है, तो कॉन्सिक्वेंस बुरा है। तो फिर आपका बिहेवियर जो है वो क्या बोला जाएगा, आपका एक्शन जो है वो क्या बोला जाएगा, अनएथिकल। ओके, तो इसमें क्या देखना है, देखो एंड और पर्पस, कि उसका एंड क्या हुआ है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है। क्लियर? टेलियोलॉजिकल समझ में आ गया डिओंटोलॉजी के बेस पे। देन यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन में क्या है कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा ही पॉलिसी बनाना चाहिए। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये गॉड नहीं है, गुड है, हाँ। तो ग्रेटेस्ट गुड होना चाहिए फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिससे बेनिफिट हो ऐसा ही पॉलिसी बनाना चाहिए। जैसे कि कंपनी अपने लिए पॉलिसी बनाती है ना कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जो भी स्केयर रिसोर्सेस है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ओके, तो ऐसा यूटिलिटेरियन अप्रोच है कि मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है वर्च्यू थियरी। तो वर्च्यू क्या होता है, वही कि आपका, आप में क्या क्या वर्च्यू है, आप कितने सिंसियर हो, आप कितने
पंक्चुअल हो, तो ये वर्च्यू थियरी है। तो वर्च्यू थियरी आपको समझ में आता है, ये एरिस्टोटल ने डेवलप किया था। वो क्या बोलता है, रोल ऑफ एथिक्स इज टू एनेबल अस टू लीड सक्सेसफुल एंड गुड लाइफ। अगर हम एथिक्स फॉलो करते हैं तो हम सक्सेसफुल एंड गुड लाइफ लिव करते हैं। तो एरिस्टोटल से व्यू ओनली फॉर वर्चुअस पीपल, ये वर्चुअस पीपल के लिए वो बोल रहा है कि वही लोग सक्सेसफुल एंड गुड लाइफ लिव करते हैं। वर्च्यू इज कैरेक्टर, कैरेक्टर ट्रेट है ना, दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन हैबिचुअल एक्शन। देन नेक्स्ट है मॉडर्न वर्च्यू थियरी। तो इसमें क्या बोला गया है देखो, तो मॉडर्न वर्च्यू थियरी जो है वो वेंट आउट आउट ऑफ फेवर कांतिज्म। कांतिज्म का थियरी कौन सा था, डियोंटोलॉजी और यूटिलिटेरियम, कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होना चाहिए और यहाँ था कि आप ड्यूटी करो, है ना। बट ये क्या बोलते हैं, ये मॉडर्न वर्च्यू थियरी किसने दिया है, एलिजाबेथ एंस्कॉम ने। ये क्या बोलती है, अगर हम जो भी ड्यूटी बोलते हैं, व्हाट वी ऑट टू डू इज एन ऑब्लिगेशन टू गॉड। हम जो भी ऑट मतलब करना ही चाहिए, तो गॉड के लिए होता है। तो हमें जो भी करना है तो वो वर्च्युअस होना चाहिए, ऑट नहीं होना चाहिए, ऑब्लाइज होना चाहिए, कि हमारा वो कर्तव्य होना चाहिए, राइट। जो भी हम करते हैं, यस किसका माइक ऑन है, हेलो, माइक किसका तो ऑन है बच्चों, प्लीज म्यूट करो। यस वेरी गुड, अभी वॉइस क्लियर है, यस प्रेरणा, वॉइस क्लियर है अभी। यस ओके। तो आपको जो ऑब्लाइज्ड है या फिर जो जस्ट है वो करना चाहिए। मतलब आप अगर कुछ आपको जो भी एक्ट करना है, तो आप उसको किसी को पहले नहीं पूछ सकते कि ये एथिकली राइट रहेगा रॉन्ग रहेगा। तो आपको सिचुएशन अकॉर्डिंग जो जस्ट या यहाँ पे यही करना चाहिए था, ऐसा जो भी लगता है, तो वही डिसीजन आपको लेना है। दिस इज मॉडर्न वर्च्यू थियरी। क्लियर, एथिक या अनएथिकल है हमारा जो भी हम कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं कर देखना है। तो हमें ऑब्लाइज्ड होना है, या फिर हम बाउंड रहेंगे कि जो जस्ट है, जो फेयर है, वही डिसीजन हम लेंगे, वही एक्ट वहाँ पे हम करेंगे। ओके। देन नेक्स्ट है जस्टिस थियरी। तो जस्टिस थियरी भी क्या है देखो, फेयरनेस अप्रोच है इसमें। एंड ग्रीक फिलोसोफर्स contributed to the idea all equals should be treated equally। जो जो इक्वल्स है उनको ट्रीट इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इस बेस पे ये थियरी बनाया गया है। देन जॉन रॉल्स है 1921, ये उसका पीरियड है, डेवलप थियरी ऑफ जस्टिस। ये क्या बोलता है, इन अ थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स डिफेंड कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस। वो डिफेंड करता है कि जस्टिस फेयरनेस होता है, इस कॉन्सेप्ट को। सी उसने क्या बोला है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी होती है ना। कम्युनिटी का रिजर्वेशन होता है, किसी कास्ट या कम्युनिटी जैसे SC ST को रिजर्वेशन होता है। देन वुमन को रिजर्वेशन होता है, या फिर हम बोलेंगे स्पोर्ट्स पर्सन को रिजर्वेशन होता है। तो ये रिजर्वेशन जॉब में भी होता है, ये रिजर्वेशन प्रमोशन में भी होता है ना। तो वे वो क्या बोलता है कि जस्टिस शुड बी फेयर होना चाहिए। तो वो और ये क्या बोला है कि उसमें फेयरनेस होना चाहिए। और दूसरे दो प्रिंसिपल्स उसने दिए हैं, ईच पर्सन इज टू हैव इक्वल राइट होना चाहिए टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी कॉम्पिटिबल विथ अ सिमिलर लिबर्टी फॉर अदर्स। तो दूसरे को भी वैसा ही लिबर्टी मिलना चाहिए। एंड देन दूसरा उसका प्रिंसिपल है, सोशल एंड इकोनॉमिक inequalities are to be arranged so that they both
to the greatest benefit for the least advantage and attached to offices and position. जैसे अभी हमने बोला ना certain categories के लिए होता है, तो attached to offices and position open to all under conditions of fair equality of अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा ही सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है वो अरेंज करना चाहिए। तो ये जॉन रॉल्स का डिफेंड है और उसका कॉन्सेप्ट है जस्टिस कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है थियरी ऑफ ईगोइज्म। तो ईगोइज्म मीन्स व्हाट, अपना सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। तो थियरी ऑफ इगोइज्म क्या बोलती है, गुड इज बेस्ड ऑन, गुड किसको बोलना है, इट इज बेस्ड ऑन परसुएट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट को आप परसुएट करके जो भी गुड बनाना है, जो भी गुड करना है, मतलब आपका अगर सेल्फ इंटरेस्ट उसमें अचीव होता है, दैट इज गुड। बराबर, आप जो भी पॉलिसी बनाते हो तो उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी अचीव होना चाहिए। एक एग्जांपल दिया है, देखो, कंपनी प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन ऑफ नीडी स्टूडेंट। नीडी स्टूडेंट के लिए कंपनी पॉलिसी बनाती है, राइट। कंपनी क्या पॉलिसी बनाती है, स्कॉलरशिप का पॉलिसी बनाती है। एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी नीडी स्टूडेंट को, राइट। तो कंपनी का एक पॉलिसी है, बट उन्होंने कंडीशन क्या रखा है, देखो, फॉर दैट द बेनिफिशियरी, मतलब किसको बेनिफिट होगा, इज required to compulsorily work for the company for a period of 4 years। ओके, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कंपनी का सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये कंपनी तो एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देना चाहती है, बट किसको मिलेगा, कंपनी ने उसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट डिपिक्ट किया है कि जिसने कंपनी में 4 ईयर तक अपना सर्विस किया है, कंपनी को 4 ईयर सर्व किया है, वही इसके बेनिफिशियरी होंगे, उनके ही बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। क्लियर, ये है ईगोइज्म। मीन्स आपको सेल्फ इंटरेस्ट को फोकस करके आप करते हो, जो भी अचीव करते हो, दैट इज गुड। एंड देन लास्ट वन इज थियरी ऑफ रिलेटिविज्म। तो ये आपको मालूम है, रिलेटिविज्म मीन्स रिलेटिव, देखो, रिलेटिव किससे, डिपेंडेंट ऑन अदर एलिमेंट और एस्पेक्ट। The term relativism often refers to truth relativism। तो रिलेटेड है कि आप गुड करते हो, जो भी गुड या एथिक्स या अनएथिकल जो भी है, ये रिलेटिव पे, रिलेटिव मतलब किसी सिचुएशन पे या कोई कल्चर अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो हमने सोर्सेस ऑफ एथिक्स देखा ना, तो कल्चर अकॉर्डिंग गुड है, कल्चर अकॉर्डिंग बैड है, या फिर रिलीजन अकॉर्डिंग गुड है, रिलीजन अकॉर्डिंग बैड है। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये रिलेटेड समथिंग, सो इट होल्ड्स दैट देर आर नो एब्सोल्यूट ट्रूथ इन एथिक्स। बराबर ना, कोई सर्टन थिंग्स को गुड बोलता है, कोई सर्टन थिंग्स को बैड बोलता है। तो कोई एब्सोल्यूट एथिक्स है क्या कि इसको यूनिवर्सली हम बोलेंगे कि हाँ यही एथिक्स है, या ऐसा बिहेवियर ही एथिकल माना जाएगा, यूनिवर्सली कुछ है क्या ऐसा? यस स्टूडेंट, यूनिवर्सली कोई एथिकल बिहेवियर है? ये तो कम्युनिटी अकॉर्डिंग है, रिलीजन अकॉर्डिंग है, कल्चर अकॉर्डिंग है, किसको गुड बोलना है, किसको बैड बोलना है, राइट। सर्टन सिचुएशन में हमें फॉल्स भी बोलना पड़ता है, हमेशा ट्रूथ नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? यस स्टूडेंट, हेलो, वॉइस आ रहा है? ऋतिक, व्हाट, नहीं, वॉइस नहीं है, यहाँ हम हमेशा सच नहीं फॉलो कर सकते, ऐसा कुछ है? यस, वॉइस आ रहा है ना? ओके, वॉइस आ रहा है, ओके ओके, किरदार फातिमा, यस।
तो देखो, रिलेटिविज्म थियरी क्या बोलती है कि यही कि सम एलिमेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस और कल्चर जो भी है रिलेटिव है, डिपेंड है किसी पे तो, या अदर एलिमेंट या एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, तो अकॉर्डिंगली एथिक्स जो है वो बन जाता है। क्या उसको ही गुड बोलना है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि आप ड्यूटी करो, आपकी ड्यूटी को जज किया जाएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं देखेंगे। ड्यूटी किया है तो एथिकली गुड, ड्यूटी करने में फेल होते हो एथिकली बैड। यहाँ बोला है ड्यूटी को इम्पोर्टेंस नहीं है, कॉन्सिक्वेंस देखो। आपकी वजह से अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो फिर आपको आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एक्शन है वो अनएथिकल रहेगा, राइट। और ऐसा ही यहाँ पे क्या बोले, यूटिलिटेरियन मैक्सिमम करो, जो भी करते हो मैक्सिमम करो। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज करते हो, राइट, तो फिर आपका ये बिहेवियर जो है वो अनएथिकल रहेगा। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लाना है, मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्स करना है, राइट। तो अभी हमने देखा कि एथिक्स का कोई ऐसा परमानेंट स्टेटमेंट नहीं है कि ऐसे बिहेवियर को एथिकल बोलेंगे, तो ये रिलेटिव है। ओके, so these are the various approaches of ethics, and with this we end up our today's lecture. Thank you, student.